सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। आरबीसी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। लास्ट 4 लेक्चर में अपन ने आरबीसी को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब एक नई ब्लड सेल पढ़ने वाले हैं अपन। बोले तो तीनों ब्लड सेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाएगा। उसके बाद ये किस तरीके से डेवलप होती हैं, बोले तो हीमोपोइसिस का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो आज दूसरी ब्लड सेल को स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में जो नॉलेज आपको है या जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दी है वो इस तरीके से है कि डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल जिनका कलर व्हाइट नहीं होता, जिनका कलर नहीं होता, दीज आर द कलरलेस ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी के बारे में ये वाली बात अपन ने इंट्रोडक्शन में कर ली थी कि डब्ल्यूबीसी बेसिकली कलरलेस होती हैं, कलरलेस ब्लड सेल्स होती हैं। कलरलेस होने की वजह से एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ल्यूको। ल्यूको शब्द का मतलब होता है कलरलेस। तो यह ब्लड सेल कलरलेस होती हैं। इनके नंबर 4 से 11,000 होते हैं। डब्ल्यूबीसी के नंबर 4 से 11,000 होते हैं। इन डब्ल्यूबीसी को अपनी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है। इन डब्ल्यूबीसी को अपनी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है। जिस तरीके से सोल्जर्स अपने देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही यह अपने शरीर की रक्षा करती हैं। अपने शरीर में किसी भी तरह का फॉरेन पैथोजेनिक सब्सटेंस आने पर ये उसको ढूंढती हैं और ढूंढकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती। किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं डब्ल्यूबीसी, कैसी कैसी होती हैं डब्ल्यूबीसी, क्या क्या काम करती हैं डब्ल्यूबीसी, इसका डिस्क्रिप्शन अपन को जानना है। तो जैसे परंपरा है अपनी, सबसे पहले तो आपको कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना होगा। आप आपकी नोटबुक उठा लें। उस नोटबुक के अंदर ABCDE ये ऑप्शन डाल लें और डालने के बाद जो आंसर आपके दिमाग में आ रहा है वो देते जाएं। 2 मिनट में ये 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। भले से आगे निकल जाएं तो आप लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं और फिर अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा तो इन्हीं क्वेश्चनों को फिर से आपके सामने रखा जाएगा और वहां पर आप एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं पहले सही था या गलत था। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ब्लड सेल का नाम बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप लिख लें। सबसे छोटी ब्लड सेल का नाम बताओ। इनमें से सबसे छोटी ब्लड सेल का नाम बताओ। निम्न में से कौन सी ल्यूकोसाइट को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है? कौन सी डब्ल्यूबीसी को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है? आंसर आप अपना लिख लें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी डब्ल्यूबीसी में किडनी के आकार का न्यूक्लियस होता है? Which of the following WBC contain the kidney shaped nucleus? क्या आंसर है आपका? नेक्स्ट, which of the following leukocyte have similar function with mast cell? उस WBC का नाम बताएं जो मास्ट सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। ये पांचों आपके सामने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, Which of the following leukocyte has been stained only by methylene blue? कौन सी WBC की स्टेनिंग मैथिलिन ब्लू के द्वारा होती है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी WBC केमिकल मीडिएटर का सीक्रेशन करती है? ये ऑप्शन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी WBC इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है? इम्यूनिटी प्रदान करने वाली डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू द मैक्रोफेज?
कौन सी WBC मैक्रोफेज में ट्रांसफॉर्म होती है, यानी मैक्रोफेज का निर्माण निम्न में से कौन सी WBC से होता है? नेक्स्ट, कौन सी WBC को ह्यूमन बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है? वैसे तो WBC को ही सोल्जर्स कहते हैं। RBC WBC प्लेटलेट में से चुनाव करना है तो आंसर WBC जाएगा, पर यह क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी पर्टिकुलर WBC को सोल्जर्स कहते हैं, तो क्या आपका क्या आंसर होगा? लार्जेस्ट WBC कौन सी है? पांचों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? स्मॉलेस्ट WBC इज एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग WBC इज। निम्न में से कौन सी WBC है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है? WBC विच हैव ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। निम्न में से कौन सी WBC में अंडे के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है? इनमें से आपको आंसर देना। WBC स्टेन्ड बाई एसिडिक डाई। कौन सी WBC की स्टेनिंग एसिडिक डाई से होती है? सेम ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। WBC रेज्ड इन एलर्जिक रिएक्शन। कौन सी WBC एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाती है? ये सेम ऑप्शन है। मोस्ट एबुडेंट WBC इज। एबुडेंस का मतलब होता है सर्वाधिक। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी WBC होती है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट एसोसिएटेड विद ह्यूमोरल इम्यूनिटी। निम्न में से कौन सी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी का निर्माण करती है? और लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज मोस्टली इंपेयर्ड ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन। सेलुलर, ह्यूमोरल, दोनों या इन्नेट इम्यूनिटी। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। सबसे बड़ी WBC आया हुआ है, मैक्रोफेज का प्रीकर्सर आया हुआ है, HIV इन्फेक्शन वाला आया हुआ है, सर्वाधिक WBC कौन सी होती है ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसिडोफिल्स किसको कहते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आए हुए हैं। अब अपन WBC का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। WBC के बारे में ये दो नॉलेज तो हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, 4 से 11,000 होती हैं, और साथ में अपन बात करें तो इनको अपनी बॉडी के सोल्जर्स कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं WBC, इसका मुझे पता लगाना है। मैंने आपसे आपका 1 ml ब्लड उधार मांगा और आपने मुझे दे दिया। मैंने आपसे आपका 1 ml ब्लड उधार मांगा और आपने मुझे दे दिया। मैंने उस 1 ml ब्लड को स्लाइड के एक कोने पर रख दिया। ये स्लाइड के कोने पर 1 ml ब्लड हो गया। ये एक स्लाइड बनाई है मैंने, इसमें 1 ml ब्लड, मैंने एक बूंद ब्लड यहां पर रखा। एक दूसरी स्लाइड ली मैंने और दूसरी स्लाइड से इसको फैला दिया। दूसरी स्लाइड ली मैंने और दूसरी स्लाइड से इसको इस तरीके से फैला दिया। ये जो आपका 1 ml ब्लड था ये पूरी स्लाइड पर फैल गया। सॉरी, ये पूरी की पूरी स्लाइड पर फैल गया। और पूरी स्लाइड पर फैलने का मीनिंग है अब यह है यहां पर ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद मैं इसको स्टेन करूंगा। विशेष तौर से यहां ध्यान दें, ये ब्लड आपका फैल गया, इसमें सारी की सारी ब्लड सेल हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस स्लाइड में ब्लड सेल हैं। ये ब्लड फैलने के बाद मेरे पास 2 रिएजेंट मौजूद हैं। कौन कौन से रिएजेंट हैं उनका सबसे पहले तो नाम जाने आप। एक रिएजेंट मेरे पास मौजूद है मेथाइलिन ब्लू। एक रिएजेंट मेरे पास मौजूद है मेथाइलिन ब्लू। इससे यदि कोई सेल स्टेन होगी, खासकर ग्रेन्यूल, तो ब्लू कलर आएगा।
इससे कोई सेल स्टेन होगी तो ब्लू कलर आएगा। बेसिकली यह एक बेसिक डाई है, मेथाइलिन ब्लू एक बेसिक डाई है, ये मेरे पास मौजूद है। दूसरी डाई भी मेरे पास मौजूद है, ये दूसरी डाई है। इस दूसरी डाई का नाम है इयोसिन। इस दूसरी डाई का नाम है इयोसिन, और इयोसिन एक तरीके से एसिडिक डाई है। इयोसिन एक तरीके से एसिडिक डाई है। तो मैंने क्या किया, आप साथियों से 1 ml ब्लड आपका उधार मांगा, स्लाइड पर मैंने यहां रख दिया। रखने के बाद दूसरी स्लाइड से उसको फैला दिया। फैलाने के बाद मैंने इसको सुखा दिया। सूखने के बाद मैं इसको स्टेन करूंगा। स्टेन किस किस से करूंगा मैं, इसके अंदर 2 बूंद तो इसकी डालूंगा मैं, मेथाइलिन ब्लू की डालूंगा, और 2 बूंद डालूंगा मैं इयोसिन की। इसका मतलब जिसको स्टेन होना होगा वो हो चुकी होंगी, जिसको स्टेन होना होगा वो हो चुकी होंगी। अब मैं इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखूंगा। अब मैं इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखूंगा। अब माइक्रोस्कोप में मुझे क्या देखने को मिलेगा ये मुझे जानना है। आप तो यूं समझ लें कि आपके सामने WBC की डिस्कवरी हो रही है, पहली बार WBC की डिस्कवरी हो रही है। कुछ नहीं पता है अपन को कैसे डिस्कवरी हुई, बस ये जरूर पता है कि मेरे पास एक तो रेड कलर की डाई है जिसका नाम है इयोसिन, और यह एक एसिडिक डाई है, और एक ब्लू कलर की डाई है जिसका नाम है मेथाइलिन ब्लू, यह एक बेसिक डाई है। देखें किस तरीके से डिस्कवरी करते हैं। मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये सेल मुझे देखने को मिली। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये सेल मुझे देखने को मिली। इस सेल में इस तरह की कंडीशन मुझे देखने को मिली। अब मैंने गौर करके देखा कि ये क्या बना हुआ है इसमें, तो मुझे अंदाजा लगा कि ये शायद इस सेल का न्यूक्लियस है। ये शायद इस सेल का न्यूक्लियस है जिसमें एक से ज्यादा लोब हैं। ये शायद इस सेल का न्यूक्लियस है जिसमें एक से ज्यादा लोब मौजूद है। साथ में मुझे देखने को मिला कि इस सेल में छोटे से कलर की स्टेनिंग हो रही है। क्या है ये, तो मैंने एनालिसिस करके देखा कि ये इस सेल में पाए जाने वाले ग्रेन्यूल हैं। ये इस सेल में पाए जाने वाले ग्रेन्यूल हैं। तो पहली WBC को मैंने माइक्रोस्कोप में देखा। इस WBC की विशेषता है कि यह इस WBC में एक तो न्यूक्लियस है। इस WBC में एक तो न्यूक्लियस है। कैसा है इसका न्यूक्लियस, कैसा है इसका न्यूक्लियस यदि यहां पर बताया जाए तो आंसर है का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है, यानी न्यूक्लियस मौजूद है इसमें। अच्छा, ग्रेन्यूल भी हैं क्या इसमें? यस, 2 तरह के ग्रेन्यूल हैं। 2 तरह के ग्रेन्यूल हैं। एक तो रेड कलर से स्टेन हो रहे हैं और एक ब्लू कलर से स्टेन हो रहे हैं। एक तो रेड कलर से स्टेन हो रहे हैं और एक ब्लू कलर से स्टेन हो रहे हैं। रेड कलर से स्टेन कौन सी डाई से हो रहे होंगे? इयोसिन से हो रहे होंगे। ब्लू कलर से स्टेन कौन सी डाई से हो रहे होंगे? मेथाइलिन ब्लू से हो रहे होंगे। तो ये पहली WBC की मैंने आपके सामने खोज कर दी। नाम मुझे भी नहीं पता, नाम अभी रखेंगे अपन इनका, अभी अपन इनका नाम रखेंगे। मुझे इनका नाम नहीं पता। WBC की विशेषता आपने देख ली। मैंने स्लाइड को आगे खिसकाया और दूसरी WBC मुझे देखने को मिली जो इस तरीके से थी। दूसरी WBC मुझे देखने को मिली जो इस तरीके से थी। अब इसमें एक तो ये देखने को मिला। फिर से मैंने सोचा कि यार क्या चीज दिख रही है ये। फिर मुझे मालूम चला कि शायद ये इसका न्यूक्लियस होगा, शायद ये इसका न्यूक्लियस होगा। साथ में इसमें कुछ रेड कलर की स्टेनिंग भी मिल रही है। अच्छा, रेड कलर की स्टेनिंग मिल रही है, इसका मतलब क्या माने कि शायद ये ग्रेन्यूल होंगे, शायद ये ग्रेन्यूल होंगे।
तो ये दूसरी WBC की पिक्चर मेरे सामने आ गई। ये पिक्चर इस बात को कहती है कि इस WBC में न्यूक्लियस है क्या? यस, इस WBC में भी न्यूक्लियस है। नाम अभी नहीं रखा है अपन ने। इस WBC में भी न्यूक्लियस है जिसके 2 लोब हैं। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के 2 लोब हैं, तो अपन बोलेंगे इस WBC में बाई लोब्ड न्यूक्लियस है भैया। बाई लोब्ड न्यूक्लियस इस WBC में मौजूद है। नंबर 2, क्या इसमें ग्रेन्यूल हैं? यस। क्या इसमें ग्रेन्यूल हैं? यस। कितने तरह के ग्रेन्यूल हैं? एक तरह के। कैसी स्टेनिंग दे रहे हैं वो? रेड कलर की। कैसी स्टेनिंग मिल रही है? रेड कलर की। किससे मिल रही होगी? अंदाजा है आपको? इयोसिन से मिल रही होगी। किससे मिल रही होगी? आंसर है इयोसिन से मिल रही होगी। तो ये आपके समक्ष दूसरी WBC की खोज हो गई। अभी नाम अपन ने नहीं दिया है, 2 WBC अपन ने खोज ली है। पहली की विशेषता देखो, क्या पहली में न्यूक्लियस है? हाँ जी न्यूक्लियस है। कैसा है? मल्टी लोब्ड है। ग्रेन्यूल है क्या? यस ग्रेन्यूल है। कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। किस किस से स्टेन हो रहे हैं? इयोसिन से भी हो रहे हैं और मिथाइलिन ब्लू से भी हो रहे हैं। दूसरी WBC न्यूक्लियस है क्या? यस न्यूक्लियस है। ग्रेन्यूल है क्या? यस ग्रेन्यूल भी हैं। कैसा है न्यूक्लियस? बाइलोब्ड है। कितने तरह के ग्रेन्यूल हैं? एक तरह के ग्रेन्यूल हैं जो किससे स्टेन हो रहे हैं? इयोसिन से स्टेन हो रहे हैं। चलो फिर मैंने स्लाइड को आगे खिसकाया। आगे खिसकाने के बाद मुझे तीसरे तरह की WBC देखने को मिली। ये तीसरे तरह की WBC है। इस WBC के अंदर मैं देखता हूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलती। फिर मैंने सोचा कि क्या चीज है जो ये देखने को मिल रही है, और फिर से माइंड ने आंसर दिया कि न्यूक्लियस होगा। क्या देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस होगा। इसके साथ इसमें ब्लू कलर के ग्रेन्यूल भी देखने को मिल रहे हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ ब्लू कलर के ग्रेन्यूल भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। इसका मीनिंग यह है कि ये तीसरी WBC हो गई। तीसरी WBC का डिस्क्रिप्शन यदि मैं आपको दूं तो पहला वर्ड मैं आपसे पूछूं, क्या बताओ इसमें न्यूक्लियस है क्या? आपका आंसर होगा यस सर, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। कैसा है भैया इसका न्यूक्लियस? आपका आंसर होगा कि सर बाइलोब्ड न्यूक्लियस है इसका। बाइलोब्ड न्यूक्लियस है इसका। क्या इसमें ग्रेन्यूल हैं? आपका आंसर है यस सर, इसमें ग्रेन्यूल हैं। किससे स्टेन हो रहे हैं ग्रेन्यूल? मेथाइलिन ब्लू से ग्रेन्यूल स्टेन हो रहे हैं। कैसा कलर आ रहा है ग्रेन्यूल का? आंसर है ब्लू कलर आ रहा है। कैसा कलर आ रहा है ग्रेन्यूल का? आंसर है ब्लू कलर आ रहा है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से 3 WBC की खोज आपने कर डाली। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस वाली, बाई लोब्ड न्यूक्लियस वाली, और फिर से बाई लोब्ड न्यूक्लियस वाली। फिर से मैंने स्लाइड को आगे धक्का दिया और धक्का देने के बाद मुझे चौथे तरह की WBC देखने को मिली। ये चौथे तरह की WBC है जो मुझे देखने को मिली है। इस WBC में मैंने देखा इस तरह का एक पार्ट मुझे देखने को मिला। ये जो मुझे देखने को मिल रहा है क्या होगा? ये फिर से दिमाग ने काम किया कि न्यूक्लियस होगा भैया। क्या होगा? ये आंसर है न्यूक्लियस होगा। अच्छा, ये तो किडनी के आकार का लग रहा है। ये न्यूक्लियस तो किडनी के आकार का लग रहा है। इसका मतलब किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें मौजूद है। ना तो नीले कलर की स्टेनिंग दिख रही है, ना रेड कलर की स्टेनिंग दिख रही है, और दोनों तरह की स्टेनिंग गायब है। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में ग्रेन्यूल है ही नहीं। इस पर्टिकुलर सेल में ग्रेन्यूल है ही नहीं। ग्रेन्यूल पूरी तरीके से इस सेल में एब्सेंट है। तो ये अगली सेल की खोज हो गई। मेरा क्वेश्चन है, क्या इस सेल में न्यूक्लियस है? आपका आंसर है यस सर, इसमें न्यूक्लियस है। कैसा है इसका न्यूक्लियस? आपका आंसर है कि सर किडनी शेप न्यूक्लियस है।
क्या इसमें ग्रेन्यूल हैं? आपका आंसर है नो सर, इस सेल में कोई ग्रेन्यूल नहीं है। 4 तरह की WBC की खोज आपके सामने हो चुकी है। फिर मैं स्लाइड को खिसकाऊंगा और लास्ट में लास्ट या 5वें तरह की WBC को देखूंगा। इस WBC को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे देखने को मिल रही। उस WBC में ये जो अंडे के आकार का ओवल शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ये तो न्यूक्लियस हो गया। ना तो रेड कलर आ रहा है ना ब्लू कलर आ रहा है। इससे यही अंदाजा लगाऊंगा मैं कि ना तो इसकी स्टेनिंग इयोसिन से हो रही है और ना इसकी स्टेनिंग मेथाइलिन ब्लू से हो रही। ना तो इयोसिन से हो रही है ना मेथाइलिन ब्लू से हो रही है। क्या समझ पा रहे हो? इसमें न्यूक्लियस ग्रेन्यूल पूरी तरीके से एब्सेंट। इस तरीके से आपने 5 तरह की WBC की डिस्कवरी कर दी। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस वाली, बाई लोब्ड न्यूक्लियस वाली, बाई लोब्ड न्यूक्लियस वाली, किडनी शेप न्यूक्लियस वाली, अंडाकार न्यूक्लियस वाली, 2 तरह के ग्रेन्यूल वाली, 1 तरह के ग्रेन्यूल वाली, 1 तरह के ग्रेन्यूल वाली और बिना ग्रेन्यूल वाली। अब अपन इनका नामकरण करें तो उचित होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, 5 WBC की कॉमन विशेषता बता दो। 5 WBC में कौन सी चीज है जो आपको कॉमन लग रही? तो शायद आप बुद्धिजीवियों का आंसर आ रहा है और आप सब कहना चाह रहे हैं कि सर न्यूक्लियस सभी में मौजूद है। 5 WBC में न्यूक्लियस मौजूद है, चाहे वो अलग अलग तरह का है। 5 WBC में न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा, कौन सी अनकॉमन विशेषता इनमें देखने को मिल रही है? तो देखो, अनकॉमन विशेषता के लिहाज से अपन बात करें तो शुरुआती 3 WBC तो ऐसी हैं जिनमें ग्रेन्यूल है और लास्ट वाली 2 WBC ऐसी हैं जिनमें ग्रेन्यूल नहीं है। इसका मतलब है WBC को न्यूक्लियस के आधार पर तो विभाजित नहीं करेंगे अपन, पर ग्रेन्यूल के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो पहली लाइन WBC के बारे में कि WBC आर द न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। WBC आर द न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। सारी की सारी WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको RBC पढ़ाई थी। RBC में न्यूक्लियस पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब ग्रेन्यूल के आधार पर WBC 2 तरह की होती हैं, ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट वह WBC जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं ग्रेन्यूलोसाइट कहलाती हैं, और वह WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते एग्रेन्यूलोसाइट कहलाती हैं। तो ये तीनों तो ग्रेन्यूलोसाइट हो गई और ये लास्ट वाली दोनों एग्रेन्यूलोसाइट हो गई। अब अपन मेन पॉइंट पर आते हैं, इनका नामकरण करें। अच्छा, इसका क्या नामकरण करूं? इसमें 2 तरह के ग्रेन्यूल हैं, एसिडिक डाई से और बेसिक डाई से, दोनों से स्टेन हो रहे हैं। पहली वाली सेल में ग्रेन्यूल एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की डाई से स्टेन हो रहे हैं। एसिड और बेस दोनों का मिलना न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल है ये सेल, इसको एसिडिक सेल बोलोगे क्या? नहीं बोले। बेसिक सेल बोलोगे क्या? नहीं बोले। न्यूट्रल है ये, एसिड से भी स्टेन हो रही है और बेस से भी स्टेन हो रही है। तो चलो क्यों ना अच्छा सा नाम दे दें इसको। चलो क्यों ना अच्छा सा नाम दे दें इसको अच्छा सा नाम दे दिया जाए अपने द्वारा, न्यूट्रोफिल। ये पहली वाली सेल है, इसको अच्छा सा नाम दे दें आप और मैं। क्या नाम देना चाह रहे हो? आंसर है न्यूट्रोफिल। इस पहली WBC को नाम दे दिया न्यूट्रोफिल। समझ में आ रहा है आपको? शायद आंसर देने में सक्षम है। शायद हो सकता है पहले ये नहीं पता हो, पर अब पता चल गया। न्यूट्रोफिल को क्यों बोल रहे हो न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल को क्यों बोल रहे हो न्यूट्रोफिल? क्योंकि यह न्यूट्रल है, एसिडिक डाई से भी स्टेन हो रही है और बेसिक डाई से भी स्टेन हो रही है, इसीलिए इसको न्यूट्रोफिल नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर?
चलो दूसरी सेल को देखो, न्यूक्लियस है, स्टेन हो रही है, केवल रेड कलर आ रहा है। जस्ट पहले देखो डायग्राम को, रेड कलर किससे आ रहा है? इयोसिन से। इसका मतलब यह हुआ कि यह इयोसिन से स्टेन होने वाली सेल है, इयोसिन से स्टेन होने वाली सेल है। इयोसिन से स्टेन होने वाली सेल को नाम दे दो आप, अच्छा सा नाम दे दो इसको। इयोसिन से स्टेन होने वाली सेल को नाम दे, इयोसिन से स्टेन होने वाली सेल को क्या नाम दे दिया अपन ने? इयोसिनोफिल्स, क्योंकि यह इयोसिन से स्टेन हो रही है। आगे बढ़े आप, तीसरी सेल का नामकरण करें। बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल हैं, इसकी स्टेनिंग किससे हो रही है? नीला कलर आ रहा है, मेथिलीन ब्लू से हो रही है। चलो नाम दे दें मेथिलीन ब्लू सेल। मेथिलीन ब्लू सेल बोलेंगे तो बताओ अच्छा नहीं लगेगा क्या? इसको मेथिलीन ब्लू सेल बोले तो अच्छा लगेगा? नहीं, थोड़ा कन्वीनियंस नहीं होगा। अच्छा, मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई है, मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई है, तो क्यों ना एक काम करें कि इसको नाम दे दो आप बेसोफिल। मेथिलीन ब्लू एक बेसिक डाई है, बेसिक डाई से स्टेन होने वाली सेल, बेसिक डाई से स्टेन होने वाली सेल, क्या नाम दे दें इसको अपन? बेसोफिल। इन नामों से भली भांति परिचित हैं आप, अच्छे से जानते हैं, बट इनको सिंपल वे में याद रखने का तरीका। न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पहले के साइंटिस्टों ने माना होगा कि यह न्यूट्रल सेल है, एसिडिक डाई से भी स्टेन हो रही है और बेसिक से भी स्टेन हो रही है, तो इसको न्यूट्रोफिल नाम दे दो। इयोसिनोफिल को इयोसिनोफिल नाम इसलिए दिया क्योंकि यह इयोसिन से स्टेन हो रही है। बेसोफिल को बेसोफिल नाम इसलिए दिया क्योंकि यह बेसिक डाई से स्टेन हो रही है, मेथिलीन ब्लू से स्टेन हो रही है, और ये स्टेन ही नहीं हो रही है, ये स्टेन नहीं हो रही हैं, और ये जो सेल स्टेन नहीं हो रही हैं इनका नाम है, इसको अपन बोलते हैं जिसमें किडनी के आकार का न्यूक्लियस है, इट इज नोन एज मोनोसाइट। इसका नाम है मोनोसाइट। और बची हुई ये जो पांचवी सेल है इसका नाम है लिम्फोसाइट। यानी टोटल 5 WBC आपके सामने, टोटल 5 WBC आपके सामने आ गई। सभी का नामकरण अपन ने कर दिया। कितने तरह की होती हैं WBC? अब इनमें पॉइंट टू पॉइंट छांटे हैं अपन। WBC में पहली लाइन, सारी WBC की कॉमन विशेषता बता दो। आंसर पता है, सारी WBC न्यूक्लिएटेड हैं जी, सारी WBC में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो WBC और ल्यूकोसाइट आर द न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। पॉइंट नंबर 1, डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल द WBC आर क्लासिफाइड एज, डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल द WBC आर क्लासिफाइड एज ग्रेन्यूलोसाइट एंड एग्रेन्यूलोसाइट। पॉइंट नंबर 1, ग्रेन्यूलोसाइट की बात सुनो आप। ग्रेन्यूलोसाइट वह WBC होती हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। एग्रेन्यूलोसाइट वो WBC होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते। कौन कौन सी होती हैं ग्रेन्यूलोसाइट? आंसर है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। कौन कौन सी होती हैं एग्रेन्यूलोसाइट? आंसर है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इन पांचों WBC की विशेषता यदि मैं आपसे पूछूं, अंडे के आकार का न्यूक्लियस कौन सी सेल में है? आंसर क्लियरली आ रहा है दिमाग में कि सर लिम्फोसाइट में है। किडनी शेप न्यूक्लियस किसमें है? मोनोसाइट में है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस किसमें है? इयोसिनोफिल और बेसोफिल में है। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस किसमें है? आंसर है न्यूट्रोफिल में। कौन सी सेल है जिसकी स्टेनिंग होती ही नहीं? आंसर है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन सी सेल है जिसकी स्टेनिंग में ग्रेन्यूल ब्लू कलर से स्टेन होते हैं? आंसर है बेसोफिल।
किसकी स्टेनिंग एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से होती है? आंसर है न्यूट्रोफिल। किसकी स्टेनिंग एसिडिक डाई के द्वारा होती है? आंसर है इओसिनोफिल। इज दैट क्लियर? तो ये WBC की विशेषता हो गई। डायग्राम के लिहाज से ये भी समझ लो आप, डायग्राम में ही आंसर छिपा हुआ है। पांचों WBC में से सबसे बड़ी WBC का नाम बता दो। पांचों में से कौन सी सबसे बड़ी दिख रही है? आंसर है मोनोसाइट। पांचों WBC में से सबसे छोटी WBC का नाम बता दो। पांचों WBC में से सबसे छोटी WBC का नाम बता दो। आंसर है लिम्फोसाइट। तो इस तरीके से आपके समक्ष सारी की सारी WBC की डिस्कवरी हो गई और सारी की सारी WBC की विशेषता आपने देख ली। इज दैट क्लियर? तो ये पांचों तरह की WBC हो गई। अब अपन एक एक WBC को फंक्शन के लिहाज से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में पहली लाइन, ल्यूकोसाइट में पहली लाइन, दे आर द न्यूक्लिएटेड formed element of human blood. They are the nucleated formed element of human blood. Formed element of human blood. आपके मेरे ब्लड के न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से हैं? आंसर है WBC और ल्यूकोसाइट। अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर करना चाहिए अपन को? ग्रेन्यूल के पाए जाने और नहीं पाए जाने के आधार पर। ग्रेन्यूल के पाए जाने और नहीं पाए जाने के आधार पर WBC दो तरह की होती। WBC दो तरह की होती हैं, जिनका नाम है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरी का नाम है एग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरी का नाम है एग्रेन्यूलोसाइट। बोले तो वह WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट कहलाती हैं, और वह WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते एग्रेन्यूलोसाइट कहलाती हैं। ग्रेन्यूलोसाइट में कौन कौन सी सेल आती हैं? आंसर है कि सर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आती है। एग्रेन्यूलोसाइट में कौन सी आती है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती हैं। तो अब अपन एक एक WBC को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रेन्यूलोसाइट पढ़ रहे हैं अपन। ग्रेन्यूलोसाइट में नंबर 1 पहली सेल जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। पहली सेल जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। देखें न्यूट्रोफिल्स की विशेषताएं। स्ट्रक्चर रूप से तो आप देख चुके हैं। ये न्यूट्रोफिल हो गई। ये न्यूट्रोफिल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूट्रोफिल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा अपन बात करें, इसमें दो तरह के ग्रेन्यूल हो गए। इस न्यूट्रोफिल में दो तरह के ग्रेन्यूल हो गए। एक तो ब्लू कलर वाले ग्रेन्यूल हो गए और दूसरे रेड कलर वाले ग्रेन्यूल हो गए। दूसरे रेड कलर वाले ग्रेन्यूल हो गए। तो ये वो पर्टिकुलर सेल है जिसके अंतर्गत दो तरह के ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इओसिन से भी स्टेन होते हैं, इओसिन से भी स्टेन होते हैं और मेथाइलिन ब्लू से भी स्टेन होते हैं। इस सेल के बारे में पहली विशेषता, क्या यह न्यूक्लिएटेड है? यस। दूसरी विशेषता, क्या यह ग्रेन्यूलर है? यस। पहली लाइन इसके बारे में लिखना चाहेंगे अपन, इट इज ए न्यूक्लिएटेड, इट इज ए न्यूक्लिएटेड ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट। इट इज ए न्यूक्लिएटेड ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट।
यह न्यूक्लिएटेड होती है, साथ में ग्रेन्यूलर होती है। चलो इस पर आ जाओ, इसको अंडरलाइन करें। किस तरह का न्यूक्लियस है जी जो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर विद्यमान होता है? किस तरह का न्यूक्लियस इस पर्टिकुलर सेल में पाया जाता है? अपना आंसर है मल्टी लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल के अंदर किस तरह का न्यूक्लियस होता है? आंसर है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से इस पर्टिकुलर सेल को एक नाम से जानते हैं अपन, और वो नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पांचों में से कौन सी WBC है जिसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है न्यूट्रोफिल। देखो, नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है। पॉली का मतलब है दो से ज्यादा, मॉर्फो का मतलब है मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस की। वह WBC जिसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी दो से ज्यादा तरह की है, वह WBC जिसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी दो से ज्यादा तरह की है, उसी को नाम दे रहे हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इज दैट क्लियर? तो पांचों WBC में से कौन सी WBC को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है? आंसर है न्यूट्रोफिल को जाना जाता है। आगे बढ़े आप, इस पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ग्रेन्यूल। क्या इस पर्टिकुलर सेल में ग्रेन्यूल है? क्या इस पर्टिकुलर सेल में ग्रेन्यूल है? यहां अपन बात करें, यस। कितने तरह के ग्रेन्यूल हैं जी? दो तरह के। किस किस से स्टेन हो रहे हैं? इयोसिन से भी स्टेन हो रहे हैं और मेथाइलिन ब्लू से भी हो रहे हैं। इयोसिन से भी स्टेन हो रहे हैं, मेथाइलिन ब्लू से भी स्टेन हो रहे हैं। इयोसिन से स्टेन होने वाले रेड कलर दे रहे हैं और मेथाइलिन ब्लू से स्टेन होने वाले ब्लू कलर दे रहे हैं। तो एक लाइन में अपन ने पूरा डिस्क्रिप्शन जान लिया। क्या थी वो लाइन? इट इज ए न्यूक्लिएटेड ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट। न्यूक्लियस पे आ जाओ। न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से इसका क्या नाम है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या इसमें ग्रेन्यूल मौजूद हैं? यस। कितने तरह के ग्रेन्यूल मौजूद हैं? दो तरह के। कौन कौन, किस किस से स्टेन हो रहे हैं? इयोसिन से और मेथाइलिन ब्लू से। इज दैट क्लियर? ये तो न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा। अब बात करते हैं क्या काम करती है आपके मेरे शरीर के अंदर न्यूट्रोफिल। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इन ह्यूमन बॉडी? अपनी बॉडी में न्यूट्रोफिल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, इसके बारे में अपन को जानकारी लेनी है। तो सुने आप, ये जो न्यूट्रोफिल होती है, इस न्यूट्रोफिल का बेसिक फंक्शन है, देखिए सबसे पहले तो अपने शरीर में फॉर एग्जांपल के लिए 100 आरबीसी, 100 आरबीसी में से 100 डब्ल्यूबीसी, 100 डब्ल्यूबीसी में से अकेले 45 से 65% न्यूट्रोफिल होती। 100 डब्ल्यूबीसी में से अकेले 45 से 65% न्यूट्रोफिल होती। इसका मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? आंसर है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? आंसर है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। किसी भी तरह का फॉरेन सब्सटेंस यदि अपनी बॉडी में आता है, यह उसके पास जाती है। पास जाने के बाद उसके चारों तरफ घेरा बना लेती है। इस पर्टिकुलर पार्ट को अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया। देखें, थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो तो अमीबा कैसे भोजन प्राप्त करता है, इसी तरीके से करता है। भोजन के पास जाता है, जाकर चिपक जाता है, चिपकने के बाद उसके चारों तरफ से घेर लेता है, स्यूडोपोडिया बना लेता है
और फिर उसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है, फिर उसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है, एंगल्फ करने के बाद इसको खा जाता है। सेल के द्वारा किसी भी तरह के सॉलिड सब्सटेंस को निगलना, सेल के द्वारा किसी भी तरह के सॉलिड सब्सटेंस को निगलना, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन फैगोसाइटोसिस। इसके लिए अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं फैगोसाइटोसिस। तो आपके मेरे शरीर में WBC के अंतर्गत सबसे स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल की बात करें, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, उनका नाम है न्यूट्रोफिल। यानी न्यूट्रोफिल आर द स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल होती है न्यूट्रोफिल। अब यहां अपन बात करें कि न्यूट्रोफिल किस किस का फैगोसाइटोसिस करती है, न्यूट्रोफिल किस किस का फैगोसाइटोसिस करती है। तो देखिए, न्यूट्रोफिल सबसे पहले तो फॉरेन बॉडी को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का फैगोसाइटोसिस करें। किसी भी तरह का पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बोले तो बैक्टीरिया, वायरस, अगर अपनी बॉडी में एंटर करता है तो न्यूट्रोफिल के द्वारा उसको मार दिया जाता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की जैसे ही एंट्री होगी तो न्यूट्रोफिल के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि शरीर में जो कुछ भी एंटर करे वो पैथोजेनिक ही हो। बहुत बार छोटा सा कोई कांटा अपने लग जाता है, कांच का टुकड़ा शरीर में एंटर हो जाता है, बहुत ही बारीक सा लकड़ी का टुकड़ा एंटर हो जाता है। बताओ, जब तक वो एंटर रहेगा, माइक्रो सर्कुलेशन को डैमेज करता रहेगा तो उस जगह इन्फ्लामेशन रहेगा। अपन कहते हैं कि शरीर में अंदर कोई चीज चली गई है फॉरेन बॉडी, उसको निकालोगे तब जाकर वो सूजन कम होगी। कई बार ऐसा भी मानते हैं कि कुछ नहीं, शरीर में घुल जाएगी। अच्छा, कोई लकड़ी का बहुत ही बारीक टुकड़ा शरीर में एंटर हो गया, अब अपन माने वो घुल जाएगा। कैसे घुल जाएगा भैया? ये घोल देंगी, ये उस बहुत ही बारीक टुकड़े के चारों तरफ आके सूडोपोडिया बना के उसको खा जाएंगे। इसका मतलब है फैगोसाइटोसिस केवल और केवल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का नहीं होता। फैगोसाइटोसिस केवल और केवल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, फॉरेन बॉडी का भी होता है। तो शरीर में किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी की एंट्री यदि होती है तो उस फॉरेन बॉडी को मारने के लिए भी जिम्मेदार सेल होती है न्यूट्रोफिल। इज दैट क्लियर? तो न्यूट्रोफिल के फंक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। फंक्शन हो गया इसका, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल। यहां अपन बात करें फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल, आंसर है न्यूट्रोफिल इज द स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल। आपके मेरे शरीर में पाई जाने वाली स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल कौन सी है? आंसर है न्यूट्रोफिल। सबसे स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल का नाम आंसर है न्यूट्रोफिल। कौन कौन से सब्सटेंस का फैगोसाइटोसिस करेगी ये? तो एक तो नुकसानदायक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में इंफेक्शन पहुंचाएंगे, आपकी बॉडी में इंफेक्शन पहुंचाने वाले सब्सटेंस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उनका फैगोसाइटोसिस करने की जिम्मेदारी न्यूट्रोफिल को दी हुई है। दूसरा, जो भी फॉरेन बॉडी है, जो भी फॉरेन बॉडी है उसका फैगोसाइटोसिस करने का काम भी कौन सी सेल करेगी? आंसर है न्यूट्रोफिल करेगी। तो यहां पहला क्वेश्चन, क्या न्यूट्रोफिल एक फैगोसाइटिक सेल है? क्वेश्चन है मेरा, क्या न्यूट्रोफिल एक फैगोसाइटिक सेल है? तो आप साथियों का आंसर है यस सर, न्यूट्रोफिल इज ए फैगोसाइटिक सेल। दूसरी इसकी विशेषता, अभी अभी मैंने लिखा, पांचों WBC में से 45 से 65% वैल्यू अकेले न्यूट्रोफिल बनाती, 45 से 65% बनाती है। तो पांचों WBC में से सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC, सबके नंबर आगे पढ़ेंगे अपन DLC में। मोस्ट एबुडेंस WBC इन ह्यूमन बॉडी,
सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी WBC उपस्थित होती है? आंसर है न्यूट्रोफिल। पांचों WBC में से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? आंसर है न्यूट्रोफिल की होगी। और आगे बढ़े अपन। फेगोसाइटोसिस का काम ये करती है, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। तो अपन बात करते हैं, यदि पांचों WBC ऑप्शन में आ जाएं और आपसे पूछा जाए आपके मेरे ब्लड का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? आपके मेरे ब्लड का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी WBC बनाती है? आंसर देना है आपको न्यूट्रोफिल। द न्यूट्रोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपके मेरे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? आंसर है स्किन। आपकी मेरी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? आंसर है स्किन। सबसे प्राइमरी बैरियर माना जाता है स्किन। और पूछा जाए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ ब्लड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ ब्लड, आपके मेरे ब्लड का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? आंसर है न्यूट्रोफिल। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, RBC, WBC, प्लेटलेट, तो आंसर होगा WBC। दैट इज सिंपल। पांचों WBC में से यदि आ जाए कौन सी WBC को ह्यूमन बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है? पांचों WBC में से कौन सी WBC को ह्यूमन बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है? तो पांचों में से आपको चुनाव करना है, तो आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो सोल्जर का काम सबसे ज्यादा अपने शरीर में कौन परफॉर्म करेगा? आंसर है न्यूट्रोफिल। अगर RBC, WBC, प्लेटलेट में से पूछे तो आंसर होगा WBC। परंतु पांचों WBC दे दी जाएं, जैसा अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, और पांचों में से एक का चुनाव करना हो तो आंसर क्या देना चाहेंगे आप? आंसर इज न्यूट्रोफिल। तो ये इसके फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हो गया। आपके मेरे शरीर में पाई जाने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग या मजबूत फेगोसाइटिक सेल का क्या नाम है? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल इज ए स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन बॉडी बाय द एक्शन ऑफ फेगोसाइटोसिस। यह फेगोसाइटोसिस के द्वारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को और फॉरेन बॉडी को नष्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यह आपके मेरे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट एबुडेंट सेल ऑफ ब्लड या मोस्ट एबुडेंट सेल इन अमंग द WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सेल है? आंसर है न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन आए आपकी मेरी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? आंसर है न्यूट्रोफिल। और क्वेश्चन आए कौन सी WBC को सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है? सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है, तो भी आपको आंसर देना है न्यूट्रोफिल। तो ये पहली WBC का डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा, यदि उसको समराइज किया जाए, यहां से अपन ने जर्नी स्टार्ट की थी इस लेक्चर की। WBC सारी की सारी WBC कलरलेस होती हैं। कलर आता है तो केवल ग्रेन्यूल का आता है, इसलिए इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनके नंबर 4 से 11,000 होते हैं। WBC को आपके मेरे बॉडी के सोल्जर्स नाम भी दिया गया, तो दे आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़े आप। किस तरीके से WBC की खोज की थी अपन ने? आपका ब्लड मैंने एक बूंद उधार लिया, स्लाइड पर रखा, स्लाइड पर दूसरी स्लाइड से फैला दिया, सुखाया, सुखाने के बाद एक बूंद मेथिलिन ब्लू की डाली और एक बूंद इयोसिन की डाली। मेथिलिन ब्लू कैसी डाई है? बेसिक डाई। और इयोसिन कैसी डाई है? एसिडिक डाई। उसके बाद अपन ने पांचों तरह की WBC की खोज कर दी, जिनमें 3 तो हैं ग्रेन्युलोसाइट और 2 हैं एग्रेन्युलोसाइट। शायद ये खोज आपको 100% समझ में आ गई कि न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल नाम इसलिए दिया गया है,
न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह 2 डाई से स्टेन होती है। इओसिनोफिल को इओसिनोफिल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह एसिडिक डाई से स्टेन होती है। और बेसोफिल को बेसोफिल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बेसिक डाई से स्टेन होती है। अब यदि ये पांचों ऑप्शन में देकर मैं पूछ लूं पांचों में से कौन सी सेल को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, पांचों में से कौन सी सेल को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, तो 100% साथियों के दिमाग में आंसर आ गया है। आंसर इज इओसिनोफिल्स। एसिडिक डाई से स्टेन हो रही है, इस वजह से इसको एसिडोफिल्स नाम से भी जाना जाता है। तो ये पांचों WBC की स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन यहां पर अपन ने जाना। उसके बाद अपन एक एक WBC को पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद पहली लाइन WBC में दे आर द न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। 2 तरीके से क्लासिफाई किया है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल हैं वो ग्रेन्युलोसाइट, हाँ ग्रेन्यूल नहीं है वो एग्रेन्युलोसाइट होगी। ग्रेन्युलोसाइट में 3 तरह की सेल है, एक का डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा दिया। न्यूट्रोफिल इज ए न्यूक्लिएटेड ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट। न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है जिसकी वजह से इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। उसके अलावा अपन ने बात की थी कि इसमें 2 तरह के ग्रेन्यूल होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की डाई से स्टेन होते हैं। उसके बाद क्या काम करती है, ये लास्ट पॉइंट था। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म and foreign body by the action of phagocytosis. It is the most abundant cell among WBC and it is also known as it also makes the first line of defense of human blood and it is also known as soldiers of human body. Is that clear? तो ये पहली आपकी सेल कंप्लीट होती है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो बाकी सेल को इस लेक्चर में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बाकी सेल को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट में अपन इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप सारे के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।